हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग वैदिक एजुकेशन का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने एंशियंट इंडिया में वैदिक एजुकेशन को डिस्कस किया और वैदिक एजुकेशन में हम लोगों ने एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात की, एकेडमिक सेशंस के बारे में बात की, स्टूडेंट्स के बारे में बात की। तो आज हम लोग दूसरे और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो टीचर का एस्पेक्ट हो, करिकुलम का एस्पेक्ट हो, एग्जामिनेशन का एस्पेक्ट हो, डिसिप्लिन का एस्पेक्ट हो, वुमेन एजुकेशन की बात हो, तमाम और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वैदिक एजुकेशन। और उस वैदिक एजुकेशन में हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं टीचर को, डिस्कस करने वाले हैं हम करिकुलम को, डिस्कस करने वाले हैं हम टीचिंग लर्निंग मेथड को, डिस्कस करने वाले हैं मोड ऑफ एजुकेशन को, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इंस्टीट्यूशंस या स्कूल को, इवैल्यूएशन सिस्टम को, वुमेन एजुकेशन को। ये मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम जब भी हम किसी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हर एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम के इन बिंदुओं को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम टीचर को लेते हैं। शिक्षक। तो वैदिक एजुकेशन में टीचर के लिए, शिक्षक के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, वो शब्द इस्तेमाल किया जाता था, दो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। गुरु शब्द इस्तेमाल किया जाता था या आचार्य शब्द इस्तेमाल किया जाता था। दो शब्द इस्तेमाल होते थे टीचर के लिए, टीचर एज अ गुरु, टीचर एज अ आचार्य। चूंकि जो स्कूल होते थे वो गुरुकुल होते थे। गुरुकुल का मतलब है गुरु का परिवार, कुल का मतलब परिवार और गुरु का मतलब अध्यापक, और स्टैंडर्ड वर्ड आचार्य शब्द इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि ये बुद्धिस्ट में भी आया। अब टीचर होता कौन था? ध्यान रखिए कि ये दो वर्ड इस्तेमाल होते थे गुरु के लिए वहां पर या टीचर के लिए, और जो टीचर जॉब था या जो टीचिंग प्रोफेशन या जो टीचर्स थे वो ओनली ब्राह्मण्स होते थे। ओनली ब्राह्मण्स, यानी जो टीचिंग प्रोफेशन है वो ऑलवेज मोनोपोलाइज्ड बाय द ब्राह्मण्स इन इनिशियल स्टेज, बट बाद में क्षत्रिय और वैश्य को भी अधिकार था या ये भी टीचिंग प्रोफेशन में आए, लेकिन
शूद्रों को ना तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, तो ना, और जब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं तो उन्हें शिक्षण कार्य करने का भी अधिकार नहीं था। तो टीचर के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? टीचर को आचार्य या गुरु कहा जाता था, और गुरु का जो मतलब है यहां पर एक बार समझ लीजिए। जो गुरु शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब है डार्कनेस और रू का मतलब है कंट्रोलर। अर्थात डार्कनेस कंट्रोलर यानी अंधकार को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को ही गुरु कहा जाता था, या गुरु हम कहते हैं। तो वैदिक शिक्षा में शिक्षक के लिए गुरु शब्द या आचार्य शब्द इस्तेमाल किया जाता था, और ये ब्राह्मण हुआ करते थे, या ब्राह्मणों को ही शिक्षण कार्य करने का अधिकार था। बाद में उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों और वैश्यों को भी शिक्षण कार्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन शूद्रों को ना तो शास्त्रों का अध्ययन करने का, ना उनको ग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकार था, और इस कारण जब वो अशिक्षित रह गए तो उन्हें शिक्षण कार्य में भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तीसरी बात यहां पर ध्यान रखनी है कि केवल सभी जन्म से जो ब्राह्मण था, क्या सभी ब्राह्मणों को शिक्षण प्राप्त करने का या शिक्षण कार्य करने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहते थे या सेलिबेसी का जीवन जीते थे, हाई मोरल वैल्यू को धारण करने वाले लोग होते थे, उनको ही शिक्षण कार्य करने का, केवल उन्हीं ब्राह्मणों को शिक्षण करने का अधिकार प्राप्त था, या वही केवल टीचिंग प्रोफेशंस में आ सकते थे। तो आचार्य ब्राह्मण जाति के मोस्टली हुआ करते थे, और वो उच्च नैतिक आदर्शों और मूल्यों को धारण करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। ये थे टीचर का। रही बात टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए थी वहां पर, तो टीचर वही व्यक्ति बन सकता था जिसे वेदों का ज्ञान होता था, उपनिषदों का ज्ञान होता था, वेदांगों का ज्ञान होता था, उपवेदों का ज्ञान होता था, भगवत गीता का ज्ञान होता था, और जो हमारा 6 दर्शन है, हमारे जो 6 फिलोसफिकल स्कूल या 6 इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, उनका नॉलेज जिसे होता था, वही व्यक्ति एज ए टीचर अपॉइंट हो सकता था या एज ए टीचर वर्क करता था। टीचर ऑटोनॉमस हुआ करते थे, टीचर्स का कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता था। जैसे आजकल सरकार शिक्षकों की भर्ती करती है, उस काल में शिक्षकों की कोई औपचारिक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ करती थी, क्योंकि शिक्षा जो गुरु होते थे, आचार्य होते थे, वो ऑटोनॉमस स्वायत्त हुआ करते थे, और जो स्कूल या जो गुरुकुल होते थे, वो गुरुकुल उनकी अपनी स्वयं की संस्थाएं होती थी, जिन पर राज्य का कोई भी इंटरफेयर या कोई भी कंट्रोल नहीं होता था। तो एक फ्री ऑफ कंट्रोल एजुकेशन होती थी, और जब एजुकेशन और स्कूल फ्री ऑफ कंट्रोल होते थे, तो जो टीचर था वो भी फ्री ऑफ कंट्रोल होता था। उस पर राजा का या प्रजा का या सोसाइटी का कोई भी कंट्रोल या इंटरफेयर नहीं होता था। बहुत ही हाई पोजीशन होती थी टीचर की। जैसे हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु का स्तर होता था वो ईश्वर से भी ऊपर माना जाता था, क्योंकि गुरु ही ईश्वर से साक्षात्कार करवाता था। ये वैदिक शिक्षा की जो है वो मान्यता थी गुरु के संदर्भ में। तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता था, ईश्वर से अधिक दर्जा दिया जाता था। वो बहुत ज्ञान वाणी ज्ञान का स्रोत होता था, एक असीमित ज्ञान का भंडार होता था शिक्षक के पास, और वो अपने ज्ञान से अपने विद्यार्थियों की सभी तरह की शंकाओं का और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करता था। तो ये था हमारा टीचर या शिक्षक वैदिक एजुकेशन का। अब हम आते हैं करिकुलम के बारे में। तो जो वैदिक शिक्षा का करिकुलम था वो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। पाठ्यक्रम जो होता था
उस पाठ्यक्रम में क्या होते थे, यहाँ पर 4 वेद होते थे, 6 वेदांग होते थे, 4 उपवेद होते थे, 6 फिलोसफिकल इंडियन स्कूल होते थे, और भी तमाम चीजें पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी। रीजनिंग, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद, फिजिकल एजुकेशन, योग, यही सारी चीजें होती थी यहाँ पर। और एक यानी हमारा यहाँ पर वैदिक जो हमारा वेद लिटरेचर है वो होता था, यहाँ पर लैंग्वेज लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था। तो ये हमारा था करिकुलम वैदिक पीरियड का, जिसमें हम वेदों का, गीता का, भागवत का, पुराणों का, उपनिषदों का, बहुत तमाम और चीजें भी हो सकती हैं, उपनिषद भी हो सकते हैं, गीता भी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो करिकुलम का पार्ट होती थी और विद्यार्थी को वहां पर पढ़ना पड़ता था। अब आते हैं करिकुलम के बाद टीचिंग लर्निंग मेथड पर। टीचिंग लर्निंग मेथड की बात करें अगर हम, तो पहली चीज ध्यान रखें कि वहां पर ओरल मोड ही डेवलप था। ओरल मोड ऑफ टीचिंग हुआ करता था, क्योंकि रिटन लैंग्वेज सिस्टम डेवलप नहीं था। ध्यान रखें, नो रिटन लैंग्वेज सिस्टम। तो जिस तरह से आजकल हम नोट्स मेंटेन करते हैं उस तरीके के कोई नहीं था, ज्यादातर मौखिक रूप से शिक्षण कार्य होता था। तीसरी बात यहां पर ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल लर्निंग होती थी। इंडिविजुअल लर्निंग, नो क्लासरूम कॉन्सेप्ट। वैदिक शिक्षा में क्लासरूम का कॉन्सेप्ट नहीं था, इंडिविजुअल लर्निंग होती थी। और चौथी बात, जो लर्निंग होती थी उसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स लर्निंग होती थी। और वो 3 स्टेप लर्निंग क्या होती थी? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है लिसनिंग, मनन का मतलब है एसिमुलेशन, और निधिध्यासन का मतलब है मेडिटेशन, या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम रियलिटी। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में क्या समझ में आया? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में समझ में आ रहा है कि वैदिक शिक्षा में जो शिक्षण होता था वो शिक्षण मौखिक रूप से होता था।
मौखिक रूप से होता था जिसमें हम डिबेट का, डिस्कशन का, क्वेश्चन आंसर्स का, डायलॉग मेथड, तो क्वेश्चनर मेथड, डायलॉग मेथड, डिबेट मेथड, डिस्कशन मेथड, सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीजें आयोजित होती थी। दूसरा, कुछ भी लिखने का व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ना तो रिटन मटेरियल उस समय डेवलप थे, ना कागज डेवलप था, ना पेन डेवलप थे, तो इसलिए चीजों को लिपिबद्ध करने का नहीं होता था। तो जो विद्यार्थी सीखता था वो सुन करके सीखता था। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती थी उसके 3 चरण होते थे, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब जिसमें सुनता था, मनन का मतलब था एस्युमुलेट करना, यानी उसको अपने साथ अपने पूर्व ज्ञान के साथ उसको फिर वो जोड़ता था। तो यानी सुनना और फिर उस सुने गए ज्ञान को अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के साथ जोड़ना, और फिर निधिध्यासन मतलब उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करके उसकी जो सुप्रीम अल्टीमेट रियलिटी है उसको पता करना है, उसको जान लेने से। तो यानी एप्लीकेशन लेवल पर चीजों को लेकर के आना था। तो ये सीखने के 3 माध्यम होते, 3 चरण होते थे। ये ध्यान रखना है कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। नो रिटन कॉन्सेप्ट सिस्टम, रिटन लैंग्वेज सिस्टम, ये भी ध्यान आपको रखना है। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इंडिविजुअल लर्निंग होती थी, विद्यार्थी व्यक्तिगत स्तर पर सीखता था। कक्षागत शिक्षण का कोई व्यवस्था नहीं होती थी कि किसी क्लास में बच्चों को औपचारिक रूप से बैठा करके टीचर पढ़ाता था। हाँ, वो चूंकि नेचुरल सराउंडिंग में गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर पेड़ के नीचे वो टीचर्स बैठा करके लेक्चर जरूर देता था ग्रुप लेवल पर, लेकिन बच्चा जो वहां पर सीखता था वो व्यक्तिगत स्तर पर ही सीखता था। कक्षा के अंदर बैठा करके, किसी कमरे के अंदर बैठा करके पढ़ाने की कोई औपचारिक व्यवस्था उस काल में प्रचलित नहीं थी। तो ये था हमारा टीचिंग। जब हम मेथड के बारे में बात करें तो हम कहें डिस्कशन मेथड, डिबेट मेथड, लेक्चर मेथड, डायलॉग मेथड, सेमिनार मेथड, कॉन्फ्रेंस मेथड, सिंपोजियम मेथड, इस सारे मेथड यहाँ पर डेवलप थे। इन चीजों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअल लर्निंग थी, क्लासरूम का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जो लर्निंग होती थी तो यानी टीचिंग ओरल होती थी, लर्निंग श्रवण मनन निध्यासन के रूप में होती थी। श्रवण का मतलब सुनना, एसिमुलेशन का मतलब उसको आत्मसात करना या आत्मीकरण करना, अर्थात उसको पूर्व ज्ञान के साथ मस्तिष्क में जोड़ना, और फिर उसका अल्टीमेट रियलिटी को पता करना है, मेडिटेशन के स्तर पर लेकर के आना। तो ये था हमारा सीखने के 3 स्तर। अब अगर हम मोड ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें तो मोड ऑफ एजुकेशन जो प्रचलित थी उस कालखंड में वो को एजुकेशन थी। को एजुकेशन यानी सह शिक्षा प्रचलित थी उस कालखंड। सह शिक्षा का मतलब है कि गुरुकुल में बॉयज एंड गर्ल्स को एक साथ शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जो गुरुकुल होते थे उन गुरुकुलों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी रहती थी, गर्ल्स भी रहते थे। अर्थात जो एजुकेशन होती थी उसमें ऐसा नहीं था कि गुरुकुलों में केवल, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि क्या जो वैदिक पीरियड था उसमें को एजुकेशन सिस्टम था या सिर्फ गर्ल्स बॉयज को ही जो है वो एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार था। तो ध्यान रखें कि जो हमारी वैदिक एजुकेशन थी इसीलिए जो प्रारंभ में वैदिक काल में बहुत सारी विदुषी महिलाएं हुई, क्योंकि उस समय गुरुकुलों में पढ़ने का विशेषाधिकार या एकाधिकार केवल पुरुष वर्ग का नहीं था, लड़कियां भी लड़कों के साथ पढ़ती थी। हाँ, दोनों के हॉस्टल अलग अलग रहते थे, लेकिन जो आचार्य होते थे, जो गुरु होते थे, वो दोनों को पढ़ाते थे। बाद में कालांतर में धीरे धीरे हालांकि चीजें को बाहर किया गया, लेकिन जब हमसे सीधे सीधे पूछा जाए कि वैदिक एजुकेशन में मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, तो हम कहेंगे को एजुकेशन था। को एजुकेशन का मतलब है कि बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ गुरुकुलों में रहते थे, एक साथ उनको पढ़ने का अधिकार होता था, और उनको भी महिलाओं को भी वही आचरण का पालन करना होता था जो लड़कों को करना होता था। अर्थात सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य का पालन लड़कियों को भी करना होता था और लड़कों को भी करना होता था अपने विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में।
हाँ, जो टीचर होते थे या जो गुरु होते थे उनकी जो पत्नियां होती थी या उनकी जो गुरु माता होती थी उनको हम गायत्री कहते हैं। वहां पर गायत्री कहा जाता था। तो आचार्य और गायत्री, तो जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन होता था यहाँ पर, वो होता था फादर सन रिलेशन। तो जो गायत्री होती थी वो गुरु माँ कहलाती थी या स्पिरिचुअल मदर कहलाती थी स्टूडेंट की, और जो टीचर होता था वो स्पिरिचुअल फादर कहलाता था। और केवल स्पिरिचुअल फादर नहीं, बल्कि वो एक गाइड के रूप में, एक काउंसलर के रूप में भी काम करता था। वो उसको जीवन की जो है अच्छाई बुराई ज्ञान आदि सभी से अभिसिंचित करता था। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो यानी संस्कृत लैंग्वेज थी। ध्यान रखें कि इस कालखंड में जो भी शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। यानी शिक्षा का जो माध्यम था वो ना हिंदी मीडियम था ना अंग्रेजी मीडियम था, बल्कि शिक्षा संस्कृत भाषा में दी जाती थी। जितना भी साहित्य होता था, जितना भी करिकुलम होता था, वो सब संस्कृत भाषा में होता था। तो संस्कृत लैंग्वेज थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन का जो प्रकार होता था वो संस्कृत भाषा थी, या जो लैंग्वेज ऑफ वैदिक एजुकेशन कहा जाए तो वैदिक एजुकेशन की लैंग्वेज संस्कृत थी। और जो उसका मोड था वो प्योरली ओरल था, क्योंकि रिटन मटेरियल या रिटन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था उस कालखंड में। अब आते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में, स्कूल या इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो ध्यान रखें कि वैदिक शिक्षा में दो चीजें हैं। स्कूल या इंस्टीट्यूशंस के बारे में जब भी बात की जाएगी तो वहां पर दो चीजें होती हैं। एक होते हैं गुरुकुल और एक होते थे परिषद। दो होते थे। जो गुरुकुल होते थे उनको हम कॉलेज या स्कूल का दर्जा के समतुल्य मानते हैं आधुनिक समय में। यानी आज के समय में अगर हम जिन्हें कॉलेज या स्कूल कहते हैं वो उस समय गुरुकुल होते थे, और जो दूसरे होते थे उनको परिषद जो होती थी वो यूनिवर्सिटी कहलाती थी। तो दो तरह की शैक्षिक संस्थाएं थी, गुरुकुल एंड परिषद। गुरुकुल इज equal to modern college and school, and परिषद is equal to modern university। तो जो बड़े शैक्षिक संस्थान हुआ करते थे प्राचीन वैदिक सभ्यता में, उनको परिषद कहा जाता था। ये कई दफा पूछा गया है एग्जाम्स में कि गुरुकुल और परिषद में क्या डिफरेंस होता था। तो परिषद क्या होते थे? बिग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, यानी जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी। एंड गुरुकुल जो होते थे वो कॉलेज एंड स्कूल के समतुल्य होते थे। यहाँ पर भी हायर एजुकेशन दी जाती थी, यहाँ पर भी हायर एजुकेशन दी जाती थी। यहाँ पर बच्चे स्पेशलाइजेशन करते थे, एक साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, बड़ी अधिक संख्या में रहते थे। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी स्कूल और इंस्टीट्यूशंस होते थे सभी रेसिडेंटियल होते थे, अर्थात आवासीय विद्यालय होते थे। वहां पर बाहरी स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं मिलता था। जो हॉस्टल, यानी एक तरीके से जो स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस थे वो हॉस्टल ओरिएंटेड थे, रेसिडेंटियल होते थे। आवासीय विद्यालयों की जो है अवधारणा थी, अर्थात 24/7 विद्यार्थी को, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों के हॉस्टल अलग अलग होते थे, गर्ल्स के अलग बॉयज के अलग सेपरेट होते थे। शिक्षा एक साथ ग्रहण करते थे, लेकिन उन्हीं आवासीय विद्यालयों में रहना पड़ता था। जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि उन्हें, हमने कहा थी कि ये जो एक वेद होता था उस वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगता था। तो जो ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन थी वो मिनिमम 12 ईयर थी, यानी कम से कम 24 साल तक विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता था, अर्थात वर्षों की कैटेगरी तक उसे रहना पड़ता था। कुछ विद्यार्थी 36 साल तक, कुछ 48 साल तक पढ़ते थे। तो वो क्रमशः रुद्र और आदित्य की श्रेणी में पहुंचते थे। तो इंस्टीट्यूशंस क्या होते थे? इंस्टीट्यूशंस को गुरुकुल या परिषद के रूप में वर्गीकृत किया गया था। गुरुकुल जो होते थे वो स्कूल और कॉलेज के समतुल्य माने जाते हैं, परिषद विश्वविद्यालय के समतुल्य माना जाता है।
गुरुकुल और परिषद दोनों ही ऑटोनॉमस होते थे, अर्थात स्वायत्त होते थे। सरकार जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन आचार्य के हाथ में होता था, गुरु के हाथ में होता था। तो जो भी नियम थे, जो भी कानून थे, वो आचार्य या गुरु के द्वारा निर्मित हुए होते थे। राजा का या राज्य का उस पर या समाज का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। दूसरा, ये सोसाइटी फंडेड होते थे, फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती थी। यहाँ पर विद्यार्थियों से कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, यानी फ्री एजुकेशन थी यहाँ पर पूरी तरीके से, चाहे वो गुरुकुल हो या परिषद हो। हाँ, ये अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डोनेशंस पर काम करते थे, ग्रांट लेते थे राजाओं से, समाज से ग्रांट मिलती थी, दान मिलता था, डोनेशन मिलता था। तो उसी ग्रांट और डोनेशन से ये चलते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि डोनेशन देते थे राजा तो इस पर इंटरफेयर करते थे। राजा को या राज्य को या स्टेट को, एम्पायर को या सोसाइटी को कोई भी इंटरफेयर करने का राइट नहीं था। तो पूरी तरीके से ऑटोनॉमस होते थे, स्वयं अपने नियम कानून बनाते थे, फ्री ऑफ एजुकेशन चलते थे, यानी किसी भी तरीके की कोई फीस या किसी तरीके का कोई कास्ट इम्पोजिशन स्टूडेंट्स पर नहीं करते थे। लेकिन जो अपनी इकोनॉमिकल नीड होती थी उसको डोनेशन एंड ग्रांट से फुलफिल किया करते थे। तो ये कुछ चंद बातें आपको ध्यान में रखनी है वैदिक पीरियड के इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। हाँ, बहुत कुछ फेमस है। आश्रम होते थे, जिसे हम आश्रम पद्धति भी कहते हैं, गुरुकुल या आश्रम, एक वर्ड और भी नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उस कालखंड में बहुत सारे फेमस, चाहे वो संदीपनी आश्रम हो, चाहे वाल्मीकि आश्रम हो, चाहे वशिष्ठ आश्रम हो, ये सब उस काल के बहुत फेमस गुरुकुल होते थे। और आज भी बहुत सारे जो स्कूल हैं अब वो गुरुकुल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। शहर से दूर हुआ करते थे, नेचुरल सराउंडिंग में होते थे, प्रकृति की सुरम्य गोद में होते थे, पीसफुल इन्वायरमेंट में होते थे, जंगलों में हुआ करते थे, जन कोलाहल से दूर इनकी स्थापना की जाती थी। और हॉस्टल हो, चाहे खेल का मैदान हो, बगीचा हो, सब कुछ वहाँ पर व्यवस्थित होते थे। और वहाँ पर हॉस्टल की जो साफ सफाई है या हॉस्टल की जो केयरिंग है, स्कूल की जो केयरिंग है, गुरुकुल की जो साफ सफाई है, वहाँ गायें होती थी, उनकी देखभाल आदि करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी द्विज की होती थी या उसी ब्रह्मचारी की होती थी या विद्यार्थी की होती थी जो उन आश्रमों में रहते थे। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि फीस भले ही नहीं ली जाती थी विद्यार्थियों से, लेकिन उन्हें अपने और अपने गुरु के भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होती थी। और इसके लिए उन्हें भिक्षाटन करना पड़ता था, भिक्षा लेने शहर जाना पड़ता था। तो प्रतिदिन की जो रूटीन लाइफ होती थी स्टूडेंट की, उस रूटीन लाइफ में अर्ली मॉर्निंग उठना, गुरु की सेवा करना, साफ सफाई करना, नहाना, वंदना करना आदि के साथ साथ भिक्षाटन करना और लकड़ी काट करके लाना, ये भी उसके अनिवार्य क्रियाकलापों में से होता था। तो फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन गुरु के भोजन की व्यवस्था और अपने भोजन की व्यवस्था के लिए सभी विद्यार्थियों को लकड़ी काट कर लाना होता था। और शहरों में जाकर के बस्तियों में जाकर के भिक्षा मांग कर लानी होती थी। इतना चाहे सभी बच्चों को करना पड़ता था, चाहे वो किसी राजा का राजकुमार हो या किसी सामान्य व्यक्ति का कोई बच्चा। हॉस्टल के अंदर या गुरुकुल के अंदर सभी के साथ एक समान व्यवहार गुरु के द्वारा किया जाता था। वहां पर ऐसा नहीं होता था कि जो राजा के बेटे हैं वो सिंहासन पर, सभी को जमीन पर लेटना होता था, सभी को कोपीन। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ब्रह्मचारी होता था या जो विद्यार्थी होता था उसको एक ग्रिडल का मतलब है जिसे करधनी कहते हैं, यानी कमर में पहना जाता है। तो एक ग्रिडल धारण करता था जिसे हम मेखला कहते हैं, मेखला पहनता था। वो मेखला अलग अलग धातु की होती थी, ब्राह्मणों के लिए अलग होती थी, उसकी जो कीमत होती थी वो अलग अलग होती थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। चूंकि शूद्रों को अधिकार नहीं था तो इसलिए उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जा सकती यहाँ पर। तो बात समझ में आई, इंस्टीट्यूशंस क्या होते थे। इंस्टीट्यूशंस एज गुरुकुल एज परिषद होते थे। गुरुकुल इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, परिषद इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। Both are autonomous, both are free of control of state, society and kingdom. Both are
based on donation and grants. Both are situated in a natural surrounding in forest. Both are residential, hostel oriented होते थे। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर इन स्कूल और इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो आपको ध्यान में नोट डाउन करनी है यहाँ पर। अब आते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में, मूल्यांकन प्रणाली या एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन सिस्टम। तो जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती थी वैदिक काल की, या जो परीक्षा प्रणाली होती थी, जैसा कि हमने कहा कि चूंकि ये ओरल सिस्टम था टीचिंग लर्निंग का, तो कोई रिटन एग्जामिनेशन आज जैसे होती है परीक्षाएं वैसी तो कोई व्यवस्था रही नहीं होगी, लेकिन ओरल एग्जामिनेशन रहा होगा। हालांकि परीक्षा प्रणाली के बारे में कोई एक डेफिनेट एविडेंस नहीं मिले, लेकिन ऋग्वेद में की एक सूक्ति है, वो कहती है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर 3 स्तरों पर बांटा जाता था। तो वो उससे कुछ पता चल रहा, वहां पर विद्यार्थियों को उन्होंने 3 भागों में बांटा। एक को जहां उन्होंने कहा महाप्रजनन, फिर मध्यम प्रजनन। तो महा का मतलब है वेरी हाई एबिलिटी, फिर दूसरा होता था मध्यम प्रजनन, जिसको हम कहते थे हाई एबिलिटी, और तीसरा होता था अल्प प्रजनन, जिसे लो एबिलिटी वाला कहा जाता था। तो मौखिक मूल्यांकन की व्यवस्था थी, और उस मौखिक मूल्यांकन की व्यवस्था के आधार पर विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता था। महाप्रजनन यानी जो बहुत अधिक योग्यता धारण करते थे, मध्यम प्रजनन और अल्प प्रजनन, ये 3 श्रेणियां होती थी। तो इवैल्यूएशन सिस्टम या एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में जब बात की जाए तो ओरल एग्जामिनेशन सिस्टम, और उस ओरल एग्जामिनेशन सिस्टम के आधार पर जैसे आजकल फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन दिया जाता है, तो उस तरीके से वहां पर क्या था, महाप्रजनन, अल्प मध्यम प्रजनन और अल्प प्रजनन की श्रेणियां जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन सिस्टम के रेफरेंस में। तो इवैल्यूएशन के संदर्भ में इतना ध्यान रखना है। एक बात आती है यहाँ पर वुमेन एजुकेशन की। वुमेन एजुकेशन, जब हम बात कर रहे हैं कि को एजुकेशन सिस्टम था, तो को एजुकेशन सिस्टम से ही ये बात क्लियर हो जा रही है कि वैदिक पीरियड में वुमेन एजुकेशन जो है वो बहुत हाई लेवल पर रही होगी, और बहुत सारी जो विदुषी महिलाएं थी उस कालखंड में होती थी, चाहे वो राजकुमारियां हो। बहुत सारे जब हम एपिक्स को, ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उस कालखंड में हमें बहुत सारी ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो बहुत ज्ञान और बहुत नॉलेजफुल हुआ करती थी। तो वुमेन एजुकेशन की जब बारे में बात की जाए तो वुमेन एजुकेशन की स्थिति अच्छी थी, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और वो गुरुकुलों में के हॉस्टलों में रहती थी। हालांकि उनके हॉस्टल अलग रहते थे, लेकिन उनको भी ब्रह्मचर्य का, यानी उनको वो सारे काम करने पड़ते थे जो पुरुष लड़कों को करने पड़ते थे, पुरुष विद्यार्थियों को करना पड़ता था। तो वुमेन एजुकेशन का को एजुकेशन से रिलेशन देख करके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, 2 बातें और ध्यान में रखें। डिसिप्लिन यानी अनुशासन व्यवस्था क्या थी यहाँ पर। तो डिसिप्लिन हम बात करें अगर उस कालखंड में अनुशासन, तो सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल की बात थी वहां पर। तो अनुशासन जो स्व अनुशासन की व्यवस्था थी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म अनुशासन और स्व नियंत्रण का प्रावधान था जब हम डिसिप्लिन के बारे में बात करें। और जब ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन जो होता था वो मिनिमम 12 ईयर होता था, 24 ईयर होता था, 36 ईयर होता था। तो मिनिमम 12 ईयर होता था, क्योंकि एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगता था, और 24 साल, कम से कम 24 वर्ष तक की आयु तक विद्यार्थी को पढ़ना होता था, और उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता था। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वैदिक एजुकेशन में होती है
कि जब स्कूल लाइफ या स्टूडेंट लाइफ समाप्त होती है, यानी जब शिक्षा की समाप्ति होती है, यानी जब बच्चा ग्रेजुएट होता था, तो जब हायर एजुकेशन समाप्त होती थी तो आजकल भी क्या होता है, कन्वोकेशन होता है, जिसे हम कहते हैं दीक्षांत समारोह। आज भी जब हम लोगों ग्रेजुएट होते हैं तो जब हमको डिग्री मिलती है, चाहे हम ग्रेजुएट हो, पीजी हो, जब भी हायर एजुकेशन कंप्लीट होती है तो वहां पर एक कन्वोकेशन सेरेमनी होती है, दीक्षांत समारोह होता है। तो वैसे ही वैदिक शिक्षा में होता है और ये बहुत पूछा जाता है। तो वैदिक शिक्षा में क्या होता है, वो जो कन्वोकेशन होता था, उस कन्वोकेशन को हम कहते हैं समावर्तन। सेरेमनी। तो उपनयन संस्कार से जो होता था हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती थी, लेकिन समावर्तन संस्कार से हमारी जो शिक्षा है वो समाप्त होती थी। तो ये क्या है, समावर्तन सेरेमनी क्या है, ये है कन्वोकेशन सेरेमनी। मतलब इसको हम कह सकते हैं दीक्षांत समारोह। तो जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता था, जब बच्चा की शिक्षा समाप्त होती थी, तो शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार आज के दीक्षांत समारोह के समतुल्य होता था। और ये संस्कार कब होता था, जब बच्चा शिक्षा, यानी इसका कोई एज लिमिट नहीं है। जो विद्यार्थी एक वेद यानी 24 साल की एजुकेशन कंप्लीट करता था तो उसका 24 साल की उम्र में होता था, जो 36 साल में कंप्लीट करता था उसका 36 साल। तो समावर्तन संस्कार का कोई एक निश्चित आयु, जबकि उपनयन की थी कि भाई ब्राह्मण 8 वर्ष और क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष में ही मिनिमम एज होनी चाहिए। तो समावर्तन संस्कार की का कोई मिनिमम एज बाउंडेशन नहीं थी, कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं थी, क्योंकि जो विद्यार्थी जब तक शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, जितना वो वेदों को पढ़ता था, जब वो अपना वेद कंप्लीट करता था, अपनी शिक्षा समाप्त करता था, तो वो उसका समावर्तन संस्कार होता था। और इस समावर्तन संस्कार के पश्चात ही औपचारिक जो है विद्यार्थी जीवन की समाप्ति होती थी। और उस विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के पश्चात फिर उस समावर्तन संस्कार में ही विद्यार्थी को गुरु दक्षिणा देना पड़ता था। हालांकि शिक्षा फ्री ऑफ कास्ट थी, लेकिन यहाँ पर स्वेच्छा से विद्यार्थी अपने गुरु को कन्वोकेशन सेरेमनी में वो एक गुरु दक्षिणा देता था। और वो गुरु दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता था। जो राजाओं के बेटे होते थे तो वो बहुत अधिक मात्रा में धन ऐश्वर्य अशर्फियां देते थे। जो गरीब घर के बच्चे होते थे वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ देते थे। तो कोई बंधन नहीं था कि हार्ड एंड फास्ट रूल ही था गुरु दक्षिणा का, लेकिन गुरु दक्षिणा देते थे। कोई गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी वचनों को देता था, कोई द्रव्य देता था, कोई ऐश्वर्य देता था, कोई जमीन देता था, कोई गुरुकुल के लिए कुछ डोनेशन देता था। तो एक तरीके का प्रावधान था यहाँ पर डोनेशंस का आफ्टर द एट द टाइम ऑफ कन्वोकेशन सेरेमनी। और उस कन्वोकेशन सेरेमनी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो एक इस टॉपिक पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कई सारे संस्कारों की बात की, चाहे वो उपनयन संस्कार हो, चाहे वो मेधा जनन संस्कार हो, चाहे वो उपसर्जना उपकर्म संस्कार हो या उत्सर्जन संस्कार हो। इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, चाहे वो विद्या आरंभ संस्कार हो, चाहे अब ये समावर्तन संस्कार हो। तो इन संस्कारों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार कब होते हैं और किस परिप्रेक्ष्य में इनका संबंध किससे, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद एक दीक्षांत समारोह उचित होता था और दीक्षांत समारोह को ही हम समावर्तन संस्कार या समावर्तन सेरेमनी कहते थे। और इसी सेरेमनी के अंतर्गत जो ब्रह्मचारी होता था उसका ब्रह्मचर्य समाप्त होता था। और फिर इसी समावर्तन सेरेमनी के बाद स्टूडेंट अपनी डोमेस्टिक लाइफ या सोशल लाइफ में इंटर करता था, अपना पारिवारिक जीवन प्रारंभ करता था और वापस जो है वो गुरुकुल को वो छोड़ता था। तो कम से कम 12 वर्ष उसे गुरुकुल में रहने ही पड़ते थे हर विद्यार्थी को। और 12 वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसका समावर्तन संस्कार होता था। और समावर्तन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश करता था, विवाह करता था या आकर के अपना कामकाज या अपनी
जो उसकी सोशल लाइफ है वो स्टार्ट करता था। तो ड्यूरेशन 12 वर्ष है मिनिमम, लेकिन मिनिमम 12 वर्ष ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। तो ये था वैदिक एजुकेशन का एक ओवरव्यू। हालांकि हमारे यूनिट में इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात है, लेकिन कई दफा क्वेश्चन जो है इन अलग अलग रेफरेंसों से आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने एजुकेशन के जो भी एस्पेक्ट होते हैं, हर एस्पेक्ट पर वैदिक एजुकेशन को हमने टच करने की कोशिश की वर्तमान पर पे। तो वर्तमान में शिक्षा से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, हर एक चीज को हमने टच करने का प्रयास किया वैदिक एजुकेशन में। एक लास्ट में हम इसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं या जो इसके मेन फीचर्स हैं उनको जरूर डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक जो हम लोगों ने वैदिक एजुकेशन में पढ़ा उसके एडवांटेजेस क्या है या मेरिट्स क्या है, और फिर क्या क्या खामियां थी वैदिक एजुकेशन में जिसकी वजह से वैदिक एजुकेशन का डिक्लाइनमेंट हुआ या पतन हुआ। तो एक आखिरी टॉपिक हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वैदिक एजुकेशन का। तो वैदिक एजुकेशन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरिट्स ज्यादा देखते हैं क्या क्या है। तो पहली मेरिट्स तो है फ्री एजुकेशन, मुक्त शिक्षा की। फिर दूसरा है फ्री फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का या राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था। दूसरा रेसिडेंटल सिस्टम या जिसी को हम हॉस्टल सिस्टम था। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी। लो टीचर स्टूडेंट रेशियो था। मॉनिटोरियल सिस्टम था। हाँ, एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, मॉनिटोरियल सिस्टम क्या होता था। मॉनिटोरियल सिस्टम का मतलब ये होता था कि जो सीनियर स्टूडेंट है इज अपॉइंटेड टू टीच द जूनियर स्टूडेंट। मतलब जैसे मॉनिटर प्रणाली होती थी, मॉनिटर प्रणाली से ही जो मॉनिटर प्रणाली आई वो वैदिक एजुकेशन के मॉनिटोरियल सिस्टम से ही आई है। मॉनिटोरियल सिस्टम का मतलब है सीनियर्स अपॉइंटेड to teach juniors. This is a monitorial system. बात समझ में आई? मॉनिटोरियल सिस्टम का मतलब क्या है? तो अगर हम मेन फीचर्स के बारे में बात करें यहाँ पर, तो एक और तमाम चीजें हैं। फादर सन रिलेशनशिप होता था। बिटवीन टीचर स्टूडेंट। ओरल सिस्टम था, चिंतन मनन निध्यासन था।
को एजुकेशन था, फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन था। तो मेन चीजें जो थी वो ये थी। अब डिमेरिट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डिमेरिट्स आपको पता चल गई होंगी, जो बार बार शब्द आ रहा है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे, उनको तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो पहली जो सबसे बड़ी एक कमी थी वैदिक एजुकेशन में वो था उसका कम्युनल होना, सांप्रदायिक होना, कि सभी यानी जो सभी जातियां थी उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो शिक्षा क्या थी? सांप्रदायिक थी। तो उच्च वर्गों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये सबसे बड़ी एक कमी थी हमारी वैदिक एजुकेशन सिस्टम की। तो सबसे पहले जो कमी है वो थी कम्युनल थी एजुकेशन, यानी कम्युनल थी एजुकेशन। कम्युनल एजुकेशन का मतलब सांप्रदायिक शिक्षा थी, अर्थात शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। दूसरा, शिक्षण काल में केवल ब्राह्मणों का अधिकार था, यानी मोनोपोलाइज्ड जो पॉली थी जो वो ब्राह्मणों की थी, या विशेषाधिकार या एकाधिकार था एक वर्ग विशेष का। ये भी एक कमी थी। हालांकि बाद में क्षत्रिय और वैश्यों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मिला, लेकिन उनका अनुपात बहुत कम था। तो ये भी एक कमी थी कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षण कार्य करने की जो थी वो परमिशन थी। तीसरी जो कमी थी वो थी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं था। यानी जैसे आजकल जैसे स्कूल कॉलेज चलते थे तो उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता था। हर गुरुकुल की अपनी एक अलग पाठ्यक्रम होते थे, हर गुरुकुल की अपनी एक विशेषता होती थी। जैसे आजकल हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले सकते हैं, एडमिशन करा लेते हैं। पहले वैसा नहीं था, क्योंकि कोई एक समरूपता नहीं थी गुरुकुलों के बीच। कोई गुरुकुल कुछ पढ़ा रहा, कोई गुरुकुल कुछ पढ़ा रहा, कोई गुरुकुल कुछ पढ़ा रहा, और वहां पर जो आचार्य होते थे या जो गुरु होते थे वो अपनी इच्छा अनुसार चीजों को व्यवस्थित और संचालित करते थे। तो एक तरीके से एक रूपता का अभाव था उन परिषदों और गुरुकुलों के बीच। तो एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि एक लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी शिक्षा की एक संगठित संरचना का अभाव था वैदिक कालीन शिक्षा में। समरूपता नहीं थी, सब अपनी अपनी राह पर चलते थे। तो कम्युनल थी शिक्षा। दूसरी बात, केवल ब्राह्मणों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तीसरी बात जो थी वो व्यवस्थित शैक्षिक संस्थाओं का अभाव, या एक संगठित शैक्षिक संरचना का अभाव था वैदिक कालीन शिक्षा में। चौथी बात यहाँ पर है कि जो शैक्षिक संस्थाएं होती थी वो पूरी तरह से ऑटोनॉमस होती थी। तो वहां पर किसी भी राज्य का या राजा का हस्तक्षेप ना होना था। तो इसकी वजह से वो अपनी मनमानी भी करते थे, अपनी इच्छा अनुसार ही लोगों को किसको प्रवेश देना है किसको नहीं करना, ये उनका अपना अधिकार होता था। तो कहीं कहीं पर ये चीजें, जिस तरीके से द्रोणाचार्य का एक एग्जाम्पल आता है, तो वो एक घटना थी कि भाई उन्होंने अर्जुन को सिखाया और एकलव्य को नहीं सिखाया। तो ये कहीं ना कहीं उस कालखंड की एक बहुत बड़ी कमी थी कि जिसमें शूद्रों को शिक्षा नहीं थी, क्योंकि वो राज परिवार से संबंध नहीं रखता था, इसलिए उसको उन्होंने शिक्षा नहीं प्रदान की। तो ये कुछ मेजर उसकी खामियां थी वैदिक कालीन शिक्षा की। लेकिन इन तमाम खामियों के बावजूद भी वैदिक शिक्षा के कारण ही भारत विश्व गुरु था। बहुत अपने आप में एक रिच एजुकेशन थी। एक बहुत जो भारत में शिक्षा या पूरे विश्व में शिक्षा की एक जो धारा प्रवाहित हुई वो भारत से ही बह करके ही निकली है। जो ग्रंथ थे, जो वेद पुराण है उस कालखंड के, जो आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है, और आज जो पाश्चात्य जगत में तमाम जो आविष्कार हो रहे, तमाम खोजें हो रही हैं, उनका स्रोत कहीं ना कहीं वेद है। हालांकि हम लोग उन वेदों को भुला चुके हैं या हम लोग उन वेदों को पढ़ते नहीं हैं। एक कमी थी कि वो संस्कृत भाषा में लिखे गए और संस्कृत जन सामान्य से विलुप्त हो चुकी है।
तो इसलिए हम लोग उनको पढ़ते नहीं हैं। तो उस ग्रंथों में जो निहित ज्ञान है उससे हम लोग बच्चे जो है वंचित हैं। लेकिन जो पाश्चात्य जगत है वो उनकी महत्ता को, उनकी प्रासंगिकता को स्वीकार करता है और उनको बहुत रिसर्चेज उस पर कर रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखने की वो कोशिश भी कर रहा है। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक एक चीज को मेंशन करिए, टीचर स्टूडेंट सबको रिकॉल करिए और उसके बारे में जो की पॉइंट्स हमने बताए हैं उन की पॉइंट्स को आपको यहाँ पर कंसाइज करना है, स्पेशली एंशिएंट इंडिया के रेफरेंस में जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं। तो उसके मेरिट डिमेरिट्स को भी ध्यान में रखना है, मीडियम क्या है, को एजुकेशन क्या है, करिकुलम क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, डिसिप्लिन क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो टीचर जो है आचार्य एडमिनिस्ट्रेशन था, स्टेट का कोई इंटरफियर नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आज के यानी हम प्रबंधन और प्रशासन की बात करें तो ऑटोनोमस था, स्वायत्त संस्थाएं होती थी, सरकार का या राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। जो आचार्य होते थे वहीं उसका प्रबंधन और प्रशासन देखते थे। हाँ, एक चीज तो थी, हॉस्टल में रहते थे तो जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था उसको अंतेवासी कहा जाता था। ध्यान रखें कि यहाँ पर स्टूडेंट को ब्रह्मचारी द्विज या ट्वाइस बर्थ जरूर कहते हैं लेकिन उसको अंतेवासी भी कहा जाता था। अंतेवासी का मतलब है कि जो गुरु के समीप रहता था। तो जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट होते और सभी को हॉस्टल में रहना कंपलसरी था तो यहाँ पर स्टूडेंट को अंतेवासी भी कहा जाता था क्योंकि ये शब्द भी एग्जाम में पूछा गया है। तो काफी कुछ चीजें हम लोगों ने जो है वो अपने इस तरह से इसमें इन्वॉल्व शामिल करने की कोशिश की है। मैक्सिमम जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगी है क्योंकि बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम वैदिक एजुकेशन को सिस्टमेटिकली पढ़ने की कोशिश करें तो लगभग 10 क्लासेस लगेंगी वैदिक एजुकेशन सिस्टम को आराम से समझने में। लेकिन हमें केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था वैदिक एजुकेशन को। तो एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। आई होप कि अब अगर वैदिक एजुकेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो 99% आई होप कि आप उस क्वेश्चंस को क्रैक कर लोगे। 1% है कि ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए जिसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं की है। तो केवल आप इतना ही पढ़ें, इतना ही तैयार करें और इसको 1 से 2 पेज में कंसाइज करके मेंटेन करें, इसका शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको देखें ताकि वो चीजें आपके माइंड में फ्रेम हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए और एग्जाम में आपको वो क्वेश्चंस क्लिक कर जाए। अब हम जो चर्चा करेंगे वैदिक एजुकेशन के बाद एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट इंडिया में, वो होगा बुद्धिस्ट एंड जैन का। क्योंकि 3 चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी कि एंशिएंट इंडिया में या एंशिएंट पीरियड का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें 3 विचार जो है 3 थॉट डेवलप है, वैदिक थॉट, बुद्धिस्ट थॉट एंड जैनिज्म थॉट। हालांकि जैन के बारे में शिक्षा के बारे में जो जैन पीरियड था उसकी शिक्षा के बारे में बहुत व्यवस्थित लिटरेचर नहीं है। बुद्ध के बारे में या बुद्धिस्ट जो हमारी बौद्ध शिक्षा थी उसके बारे में काफी व्यापक चीजें हैं क्योंकि वो एक तरीके से कंपटीशन में थी वैदिक पीरियड की, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो जैन धर्म था वो बौद्ध धर्म के पहले आया। जो जैन पीरियड है इज अ मोर ओल्डेस्ट पीरियड इन कंपैरिजन टू बुद्ध। हालांकि हम वैदिक, बुद्ध और जैन की चर्चा करते हैं लेकिन ध्यान रखें कि एग्जाम में कभी कभी ये पूछा गया है कि इनका हायरार्की क्या होता है, वैदिक पीरियड, जैन पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड। तो ध्यान रखें कि सबसे पहले वैदिक पीरियड आता है और फिर आता है जैनिज्म पीरियड और फिर आता है बुद्धिस्ट पीरियड। तो जैन बुद्ध से पुराना है, इस बात को ध्यान रखें। हालांकि हमको पढ़ाया इस तरीके से जाता है कि पहले वैदिक पीरियड है, फिर बुद्धिस्ट पीरियड है, फिर जैनिज्म पीरियड है, लेकिन ये गलत है। वैदिक पीरियड के बाद हम जैनिज्म पीरियड की चर्चा करते हैं और जैनिज्म पीरियड के बाद बुद्धिस्ट पीरियड की करते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट पीरियड का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत डेवलप था और एक तरीके से कहा जाए कि वो वैदिक पीरियड की जो प्रॉब्लम थी, जो कमियां थी,
कि जैसे यहाँ पर सभी जातियों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था या ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था एजुकेशन का, तो जो आज तरह के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी थी वो नहीं थी। लेकिन जब हम नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला के बारे में बात करते हैं तो ये वो संस्थाएं हैं जो बुद्धिस्ट पीरियड से संबंधित रखती हैं। तो बहुत एक डेवलप और बहुत वेल्थ ऑर्गेनाइज एजुकेशन सिस्टम था बुद्धिस्ट पीरियड का। जैन पीरियड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जैन के बारे में बहुत ज्यादा लिटरेचर नहीं है, लेकिन हम तब भी चर्चा करेंगे। तो जो हमारी अगली क्लास होगी हम उसमें जैनिज्म और बुद्धिस्ट पीरियड की चर्चा करेंगे, क्योंकि वैदिक, जैनिज्म और बुद्धिस्ट इन तीनों पीरियड्स को मिलाकर के एंशिएंट पीरियड कंप्लीट होता है या एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आई होप कि वैदिक पीरियड आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में बुद्धिस्ट और जैनिज्म के साथ आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।